हेलो नमस्ते। आज हम कराने जा रहे हैं घटना चक्र समसामयिक घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन का है और यह जो है भारतीय इतिहास का है पूर्वावलोकन। तो यह हमारे आगामी परीक्षा के लिए बीपीएससी हो यूपीएससी है अनर कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसलिए हम इसका सीरीज लेके आए हैं। हो सकती है इस वीडियो में और उसका नेक्स्ट दूसरा वीडियो में हम कवर करने का कोशिश करेंगे। और अगर आपको यह सीरीज कंटिन्यू चाहिए और तो हमारे वीडियो के साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को पसंद आती हो तो लाइक कर दें। ओके, तो यह वीडियो जो है यह जो बुक का पेज है वो करीब 750 के पेज के करीब है। तो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, 2 या 3 भाग में भी बन सकती है, क्योंकि एक बार वीडियो बनाने से आप भी वीडियो देखने में बोर हो फील करने लगेंगे और थोड़ा लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए हम 2 या 3 पार्ट में हम इस वीडियो को लाने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में क्या है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, यानी कि रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तो पहला भूगर्भ वैज्ञानिक या पुरातत्व या पूरा वनस्पति शास्त्री या इतिहासकार। और यह देख सकते हैं यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में पूछा गया प्री 2015 में। तो ये तो पूछता ही है, इसलिए हम तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप देखिए ए एंड बी। ओके, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अवशेष की शुरुआत की अन्वेषण की शुरुआत की। अंत स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों ही हो सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, यानी कि त्रियुगीय विभाजन यह जो कांस्य और लोहे युग का पाषाण काल का कितने भागों में किसने किया था? तो इसका आंसर होगा थॉमसन ने किया था। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिया से चयन जगरनसन थॉमस ने किया था। यद्यपि थॉमस ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। ओके, तीसरा क्या है, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का पहला साक्ष्य यानी कि प्रारंभ हुआ था, यानी कि पशुपालन कहाँ आरंभ हुआ था? तो निचले पूर्वावस्था, तो इसका हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। ओके, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। इसकी व्याख्या देखें तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने के लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमनगढ़, होशंगाबाद यानी कि मध्य प्रदेश तथा बागोड़ भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। देखते हैं मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ हैं? तो ऑप्शन नंबर सी
आदमगढ़, इसकी व्याख्या हम देख चुके हैं ऊपर। पाँचवा नंबर क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी महदहा से और सराय नाहर से प्राप्त हुए हैं। इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या देख लेते हैं हम कि मध्य पाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंह की निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए जो झील क्षेत्र, बुचड़खाना जो झील क्षेत्र है, बुचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बनता था, इनकी बनता था। ये जो 3 जो है ना स्थान वह कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बनता था। ओके, बटा हुआ था। अब बुचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पे पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्पसंख्या में हड्डियों की मात्रा उपकरण मिले हैं। ओके, छह नंबर क्या कहता है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए? तो ऊपर हम देख चुके हैं, व्याख्या कर चुके हैं कि सराय नाहर राय से और महदहा से जो उत्तर प्रदेश में है। और ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए एंड बी। 7 नंबर की बात करें तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, यह कहाँ से? यह दमदमा से है। ओके, व्याख्या की बात करें तो मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक के उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिम मध्यवर्ती क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में? पश्चिम मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधान में 5 समाधान युग्म है, जो 41 में 5 जोड़े हैं और एक समाधान 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए। से समाधान में एक कंकाल मिले। ओके, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, यह कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी नवपाषाण काल में। इसकी व्याख्या की बात करें तो यह खदानों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि क्रम से परिचित हुए, यानी कि नवपाषाण काल में ही जो है मनुष्य कृषि से परिचित हुआ। ओके, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो भारत में सर्वप्रथम मानव का नर्मदा घाटी में, नर्मदा घाटी की बात करें तो इसकी व्याख्या देखिए आप। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिम नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा या होशंगाबाद नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातात्विक अरुण शोनकिया द्वारा 5 सितंबर 1982 में किया गया था। दस नंबर देखे तो हम प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो वह हुआ है नर्मदा घाटी। ऊपर व्याख्या हम कर चुके हैं। और ये देखिए 66 बीपीएससी री एग्जाम 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी
घाटी से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी से। चलिए अब देखते हैं हम 11 नंबर। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, यानी कि मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा अनाज उगाया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, जौ। व्याख्या की बात करें, आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्न अनाज का उपयोग किया गया है। जो पहले के मनुष्य थे वह पहले इनके पहले जो थे वो 8 खाद्यान्न अनाज का उपयोग, यानी कि 8 तरह के अनाज का उपयोग। इसमें आते हैं हमारा जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राय एवं जय। ओके। अनाज के पौधे के विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम बारवे ने ईसा पूर्व 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। भारत में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास ही गेहूँ भी उगाया जाने लगा। थोड़ी सी बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर कीजिएगा। भारत में उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो यह मिले हैं वो क्या था कि कौन सा जगह भारत, यह कहाँ, यह क्या कर रहा है, उपमहाद्वीप में, यानी कि उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन कहाँ मिले? तो यह हो गया रघुलाव देव। इसकी व्याख्या की बात करें हम तो नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। प्राचीनतम कृषि वाला साक्ष्य कहाँ है? ज़्यादातर तो उत्तर प्रदेश के कबीर नगर जिले में स्थित है। लहुआ देव है कि संत कबीर जिले में रहवाल देव जगह पे स्थित हो गया। यहाँ 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूँ के साक्ष्य मिले, जबकि प्राचीनतम समय के साक्ष्य वाला स्थल डीहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। मानव जाता था कि उपरोक्त संदर्भ में अब यदि विकल्प में लहुरादेव रहता है तो उपयुक्त विकल्प यही होगा कि परंतु लहुरादेव के विकल्प न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति हो। ओके, इसका ऑप्शन होना चाहिए लहुरादेव, मगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन में तो है।
भारतीय उपमहाद्वीप में कृष्ण के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हम ऊपर व्याख्या देख चुके हैं, मगर इसका ऑप्शन होगा मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि का अभ्युदय यानी कि उदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ओके, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? फिर से वही मेहरगढ़ से। इसकी व्याख्या हम देख चुके ऑलरेडी पहले। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं? उस स्थल का नाम बताएं जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। वह कौन सा है जगह? मेहरगढ़ से। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान में स्थित मेहरगढ़ से मिले। ये मेहरगढ़ का है, तो वह यह है बलूचिस्तान के कच्छी मैदान में स्थित है। ओके, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 7000 तक है, जबकि किली गुल मोहम्मद एवं काली बंगा के प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। अंत विकल्प डी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो बागोरा। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित भगोड़ा से मिलते हैं। ये जो जगह है राजस्थान में है भगोड़ा, मगर मिलते कहाँ से है? तो ये मध्य प्रदेश से भी मिलते हैं और राजस्थान से भी मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? यह देख सकते हैं, यह 44 में बीपीएससी प्री एग्जाम 2000 में पूछा गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामपाषाण युग। क्या कहता है? रामपाषाण युग चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि आहर सभ्यता के बारे में। आहर सभ्यता में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। आहर वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, यानी कि ये लोग चावल को नहीं जानते थे। धातु का काम आहरवासी की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ के काले रंग में मृदाभान मिले, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृति उकरे होते। इसमें से कौन है? तो इनमें से हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह 2 छोड़ के 1, 2 1, 3 और 4 सही है।
इनकी ये चावल से परिचित नहीं थे, नहीं, ये लोग चावल से भी परिचित थे। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर फिलहाल तो अभी ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 ही सही है, मगर यहाँ पे अगर चावल से परिचित थे अगर रहता तो वो भी सही रहता। इसकी व्याख्या की बात करें हम तो आहार दक्षिण पूर्वी राजस्थान, यह आहार कहाँ था? राजस्थान में है। एक प्रमुख राम पाषाणिक संस्कृति का स्थल है। आहार संस्कृति के लोग मूलतः कृषि एवं पशुपालक थे। वे गेहूँ, जौ तथा चावल से परिचित थे। यह गेहूँ, जौ, चावल सबसे परिचित थे। ओके, आहार का एक अन्य नाम ताम्रवती था, यानी कि आहार का नाम दूसरा क्या था? आहार का दूसरा नाम क्या था? ताम्रवर्ती था। तावा वाला स्थान, यानी कि तांबा वाला स्थान, ताम्रवर्ती में निम्नलिखित जिससे सूचित होता है कि यहाँ का लोग तांबा बहुत याद करते थे, कि बहुत परिचित थे, लाते थे, कि उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तु को तैयार करते थे। धातु का काम आहार वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन है तथा यहाँ से काले रंग के मृदा भार की भी प्राप्ति है, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामिति आकृति उकरी यानी कि बनाई गई। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही होता है। ओके, 21 नंबर बात करें तो निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से होकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ कहाँ है? तो यह बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ में पाषाण स्थिति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए, यानी कि बलूचिस्तान हो पाकिस्तान या मेहरगढ़, हड़प्पा से लेकर मेहरगढ़ तक की साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुई, यानी कि यहाँ की संस्कृति है। ओके, ऑलरेडी पाकिस्तान तो भारत ही का हिस्सा है। नवडाटोली का उत्खनन किसने किया था? नवडाटोली क्या है? तो इसका उत्खनन तो पहला नंबर जान लेते हैं, HD संकलिया ने किया था। और व्याख्या देखें तो यह नवडाटोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर थे HD संकलन ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित राम पाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि क्रमशः 1600 से 1300 मध्य निर्धारित की गई है। क्या कहा गया कि नवडाटोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। अभी इसकी व्याख्या हम देख चुके हैं। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो यह कहाँ से की गई है? ऑप्शन नंबर बी मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, यानी कि बृहत पाषाण स्मारक की पहचान की किसके रूप में? तो सन्यासी मंदिर, यानी कि किस यहाँ पे मुर्दों को दफनाया जाता है, मृत व्यक्तियों के स्थान के रूप में। ओके,
इसकी व्याख्या बात करें तो नवपाषाणी युगीन दक्षिण भारत के शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहत पाषाण का मेगालिथ के नाम से भी जाना। बृहत पाषाण जो है उसको मेगालिथ के भी नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैरी सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंडराई मोहिर। ओके, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? राख का किला, तो यह जो संबंधित है संकल्लू। ओके, यह कहाँ हो सकता है? यह कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित है। संगान कुल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमामेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तपस गुफाओं के शैल चित्र के लिए। इसकी व्याख्या कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के रायसेन कौन सी जिले में? मध्य प्रदेश की रायसेन जिले में स्थित है कौन? भीमामेटका। यह प्राग औद्योगिक शैल चित्रकला की श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विधि रंगों की पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, यानी कि उगाया गया। उकेरा मतलब उगाया गया है, कोई भी पेंसिल से। ओके, कोई कलर जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से 133 चित्र पाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राग चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? कि हम देख चुके हैं भीममेटका। इसकी व्याख्या में भीममेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तभी अब हम खुद पढ़े कि अब्दुल्लागंज रायसेन। ओके, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीममेटका से 100 कितना है दिया हुआ? 133 चित्र प्राप्त हुए हैं। क्या निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्वविद ने पहली बार भीममेटका गुफा को देखा और उसके शैली चित्र की प्राग औद्योगिक महत्व को खोजा? तो यह थे V.S. वांकर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीममेटका प्रागैतिहासिक शैल की चित्र का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में V.S. वांकर ने की थी। यूनेस्को ने भीममेटका शैली चित्रों को विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया। ये जो हमारा भीममेटका या विश्व विरासत के रूप में भी सम्मिलित हो चुका है। भीममेटका की खोज किसने की थी? तो अभी हम पढ़े थे कि डॉक्टर विष्णुधन वानकणकर।
वाकन वाकनकर, ओके सॉरी, वाकनकर, डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर। गैरिक मृदभांड प्राप्त OCP नामकरण हुआ था, तो क्या, हस्तिनापुर में। गंगा यमुना द्वीप की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिससे अपने अत्यंत विशिष्ट मृद भांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति OCP कहा गया है। बीबी लाल ने 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था, यही इसका नामकरण हुआ। ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, तो इसको उत्तर से दक्षिण, जैसे यह ना, तो उत्तर से दक्षिण, ओके। महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जारवे संस्कृति के नेवासा, दमाबाद, कौठे, चंदौली, इनामा गांव आदि पूरा स्थलों में घरों से मृतकों की अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थित घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे के कुछ वस्तुएं रखी जाती थी। निम्नलिखित में से किस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल सावधान प्राप्त हुए हैं, तो यह हम लोग बहुत बार देख चुके हैं कि बुर्ज होम में, ओके। यह कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के भी कंकाल प्राप्त हुए हैं। ये गर्तावास गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 कुत्ते दफनाए गए थे, पहले देख चुके बुर्ज होम में। गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं, ये भी देख चुके हैं कि बुर्ज होम में, यानी कि गर्त यानी कि गड्ढे वाले घर। निम्नलिखित चीजों पर विचार कीजिए कि ऐतिहासिक स्थान व्याख्यात का कारण। बुर्ज होम किसके लिए है? चंद्रकेतुगढ़, गणेश्वर। सबसे पहले देखना है कि कौन सुमलित है, यह सुमलित करना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 और 3, यानी कि बुर्ज होम तो देख चुके हैं कि वहाँ आदमी के साथ साथ कुत्ते भी और गड्ढे में घर भी है, ओके, जम्मू कश्मीर के इलाके में। यह तो ऑप्शन नंबर है ना। दूसरा नंबर क्या है, चंद्रकेतुगढ़ में क्या है, टेराकोटा कला। गणेश्वर में त्राम कलाकृतियाँ। और ये क्वेश्चन पूछ चुका है ISPD 2021 में।
बुर्ज होम नामक नवपाषाणिक पुरा स्थल जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस स्थल में से गर्तावास के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है जो विद्याधरी नदी के निकट पर अवस्थित है। यहाँ के ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला की कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक गणेश्वर कहाँ राजस्थान में है प्रांत में स्थित एक प्रमुख रामपाषाणिक पुरा स्थल है। इस पुरा स्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरा स्थल से दोहरी पेंचदार सिर वाली त्राम बागंग्र मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मेजबान भी प्राप्त हुए। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। विंध्य क्षेत्र की किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखिया लेखा की बात करें डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया की शिलाश्रय संख्या नंबर 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में तथा अधिकांश क्षत-विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। नीचे दिए घटनाओं पर कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। ओके, तो यह क्या कहा गया? विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। तो कारण क्या है? आर जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। नीचे ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है ये सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है, आर ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो ये ए हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की व्याख्या करता है। जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय की खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में क्लाइमेट चेंज होने के कारण ये लोग गंगा घाटी से आश्रय ले लिया।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालय से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति कार्यालय का ही यह भाग है पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 में एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया। इन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो कहाँ है? तो यह जो है हमारा भोपाल है। भोपाल का है तो आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, यह मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। यह भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत स्वतः शासी संगठन है। ओके।